ओके जी, हम पढ़ रहे थे कॉमर्स का चैप्टर नंबर 5 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हमने क्या पढ़ लिया था जी? हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी कंपनी की, कंपनी क्या होती है, प्रमोटर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं और डायरेक्टर्स कौन से लोग होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये मैंने सारी पढ़ा दी थी, 1 to all 20 थी, 20 पढ़ा दी थी। कहा मैंने ये था कि दिल तो कर रहा है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको खुद पढ़ने के लिए दूं, बट वो भी मैं खुद ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। आज हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। हमने एडवांटेजेस भी 10 कर लिए हुए थे जी। आज हमने 11th वन से स्टार्ट करना है, यानी 11वें पॉइंट से। उर्दू के बुक का मुझे पेज नंबर नहीं पता, आप लोग शायद दोनों ही उर्दू के हैं, इसीलिए अपनी बुक में से जो मुश्तरका सरमाए की कंपनी है वो खोल लें और उसके फ़वाइद हम पढ़ रहे हैं जी। आज हमने 11वां फ़ायदा या 11वां फ़वाइद पढ़ना है जी, और वो है बेनिफिशियल एडवाइस या फ़ायदेमंद तजवीज़ें। तो इस पॉइंट में वो कहता है जी बेनिफिशियल एडवाइस में कि जो कंपनी है वो अपनी बेनिफिशियल एडवाइस किससे मांग सकती है जी? हुकूमत से या किसी और की एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकती है। वो कोई बैंक हो सकता है, कोई और इदारा हो सकता है जो कि उसके नुकसान होने के चांसेस कम से कम कर सकती है। गवर्नमेंट से या किसी और इदारे से ये क्यों ले सकती है जी? क्योंकि हमने कहा था आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां क्योंकि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होंगी अकॉर्डिंग टू 19 कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अकॉर्डिंगली, तो वो किसी से भी फाइनेंशियल असिस्टेंट या किसी और से भी कोई मशवरा ले सकती है। उसके बाद है जी डेमोक्रेटिक सेटअप यानी जमहूरी निज़ाम। इसमें क्या है जी? तो जमहूरी निज़ाम ये है कि आपके जितने हिस्सेदार हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो सब के सब क्या कहते हैं जी? वोटिंग राइट एक तो रखते हैं। दूसरा क्या है जी? वोटिंग राइट रखने के साथ साथ वो सब जमहूरी निज़ाम पे अमल करते हुए ऐसा डिसीजन जो कंपनी ने लेना होता है कोई, मेजॉरिटी की डिसीजन या मेजॉरिटी की राय के साथ लिया जाता है। ठीक है जी, यानी अगर आपको कोई फैसला करना है तो वो मेजॉरिटी के डिसीजन को माना जाता है, या जो मेजॉरिटी यानी अक्सरियत का जो फैसला होता है वो माना जाएगा। सपोज अगर कोई डिसीजन लेना है या कोई, या हमने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर करनी है यानी नाजिम की तकर्री करनी है और हमने वोट डलवाए हैं, तो एक तरफ 10 वोट उसके मुखालिफ हैं और 90 वोट उसके हक में है, तो उसने कहा जी जो अक्सरियत होगी यानी जहाँ ज़्यादा वोटिंग होंगी या ज़्यादा वोटिंग राइट्स होंगे 90 लोगों की मानी जाएगी जी। कौन? मैं कशिश और कौन टीचर? अच्छा, कशिश मैडम आप हैं, आपका माइक है जो पिट पिट कर रहा है। जी जी, हम एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ रहे हैं। 10 हमने पढ़ लिए थे, आज हम 11 से ऑनवर्ड पढ़ रहे हैं और हम अभी 12वें पॉइंट पे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप या जमहूरी निज़ाम पे हैं। उसमें मैंने बता दिया कि जिस तरह जमहूरियत में आपको वोट का हक हासिल होता है और ज़्यादा जिसकी अक्सरियत होगी यानी जिसकी क्वांटिटी या जो ज़्यादा तादाद में वोट्स जिधर होंगे उनकी बात मानी जाती है, इसी तरह आपकी कंपनी में भी होता है। अगर कोई डिसीजन लेना है तो मेजॉरिटी या अक्सरियत की बात मानी जाएगी और जहाँ कम वोट होंगे उन लोगों की बात को डिनाई कर दिया जाएगा। 13th पॉइंट है जी साउंड क्रेडिबिलिटी, यानी इसके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा एतबार होता है। कह लें उसे कहा जी जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स फ्रॉम बैंक, क्योंकि गवर्नमेंट के जो उर्दू में इसका ये जी जी फुकदान, मैंने कहा उर्दू में ये ना जिम्मेदारी का फुकदान। नहीं, हम फायदे पढ़ रहे हैं 13 पॉइंट बेटा, फायदे पढ़ रहे हैं, तुम फायदे नुकसानात फवाइद में इसका 13 रिश्ता उर्दू पॉइंट। में बताएं कि उर्दू में क्या होगा। जमहूरी उर्दू में बताएं निज़ाम के उर्दू में क्या बाद होगा। साउंड क्रेडिबिलिटी, मजबूत हाँ जी, क्या कह सकते, क्या है पॉइंट उर्दू में? इंतजामी ढांचा वो तो 15 पॉइंट है बेटर मैनेजमेंट वाला। ये है। नीचे ये 13 वाला ही है, ये इंतजामी ढांचा, चलो ये उर्दू मैं में, पढ़े ना। चलो मैं अब समझा देती हूँ। वो फिर इधर 15 पॉइंट है बेटर मैनेजमेंट वाला इंतजामी ढांचा। आपके वाले पे चल रहे हैं कि मेरे वाले पे चल रहे हैं? मुझे साथ साथ बोलती जाना, आप फिर मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ। ठीक है जी, वो कहते हैं नहीं बेटर आप मैनेजमेंट।
या मजबूत इंतजामी ढांचा होता है आपकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का। रीज़न क्या होती है जी, क्योंकि आपके जो डायरेक्टर या नाजमीन है कंपनी के, वो नॉर्मली ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दूसरे लोगों से ज़्यादा होती है। तो इसने कहा जी इसीलिए जो कंपनी की एफिशिएंसी है या जो कंपनी के काम करने के तरीके हैं उसको इम्प्रूव करते हैं उनकी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की वजह से। यानी वो जो उसकी उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है उनका उस फील्ड में, वो आपकी मैनेजमेंट को, आपके डिसीजंस को, आपकी कंपनी के तरीके को या आपकी कंपनी के अंदरूनी मामलात को मज़ीद बेहतर बना देता है। आगे मुझे बोल दें जी आपके पास कौन सा पॉइंट है, 14th पॉइंट। टीचर आप ही अपने से ही पढ़ाई जाए, अपने वहां से। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास जो 14th पॉइंट है वो है जी इजी टू सेपरेट। यानी इजी टू सेपरेट का मतलब है जी कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो आसानी से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को छोड़ सकते हैं, उससे अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। इसको उर्दू में लिखा होगा जी आसान अलहदगी। तो उसने कहा जी कोई भी मेंबर, हमने कहा था सोल ट्रेडरशिप में अगर वो सोल ट्रेडरशिप सेपरेट होना चाहता है बिजनेस से या निकलना चाहता है तो वो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप में भी अगर कोई सेपरेट होना चाहता था उस पार्टनरशिप बिजनेस से, तो आपकी पूरी की पूरी पार्टनरशिप या आपका वो सारे का सारा शराकती कारोबार खत्म हो जाता था। आपके दरमियान में जो भी मुआहिदा था वो भी खत्म, कारोबार भी खत्म, सब कुछ नए सिरे से करना पड़ता था। मुश्तरका सरमाए की कंपनी में वो ये कह रहा है जी चाहे किसी ने भी आपके शेयर्स खरीदे हैं, अगर वो कंपनी से अलहदा होना चाहता है तो चुप करके जाए और अपने जाके शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दे या बेच दे। तो ये इसके पॉइंट में था जी कि उस यहाँ से मेंबर्स का सेपरेट होना या लीव करना, इस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को, मुश्तरका सरमाए की कंपनी को छोड़ के जाना ज़्यादा आसान है। 15th पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया जी, बेहतर इंतजामी ढांचा या बेहतर इंतजामिया, जो बेटर मैनेजमेंट था। 16th पॉइंट है जी लॉन्ग पीरियड प्रोजेक्ट्स, यानी लंबे अरसे के जो यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं वो होते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने अपने लॉन्ग लाइफ के दरमियान में बहुत, यानी हमने ये कहा था जी इसके गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इस पे पूरा पूरा लागू होता है। ना तो हमें किसी पार्टनर के या शेयर होल्डर के जाने से फ़र्क पड़ता है, ना ही किसी नए के आने के फ़र्क पड़ता है, ना ही किसी के मर जाने से फ़र्क पड़ता है। तो हम ये कहते हैं जी जब बिजनेस है ही सेपरेट एंटिटी तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा हमारे बाद भी। तो वो जब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू चलता है तो आपका बिजनेस लंबे अरसे के प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट करता है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेगी, जिस तरह अगर बुर्ज खलीफा किसी ने बनाया है तो वो भी कोई कंपनी होगी जिसने वो प्रोजेक्ट लिया होगा, और वो प्रोजेक्ट रातों रात पूरा नहीं हुआ होगा, उसके ऊपर सालों लगे हैं। तो इसी तरह वो कह रहे हैं जो आपकी कंपनीज है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाती है जिनको टाइम, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन ये एडवांटेजेस क्यों है, क्योंकि ये किसी टाइम पॉइंट टाइम के बाद जाके ये आपको ह्यूज प्रॉफिट्स में पे बैक करता है। उसके बाद है जी वैरायटी इन इन्वेस्टमेंट, यानी सरमायाकारी में आपकी वैरायटी होती है, ये कह लीजिए ज़्यादा चॉइसेस आपके पास आ जाती हैं। वो कैसे आती हैं जी, हमने डाइवर्सिफाइड एक शायद आप लोगों ने नहीं, आप बैंकिंग में मैंने अभी पढ़ाया है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। आपने अपना सारा पैसा एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर देना। उसने कहा जी कंपनी शेयर्स भी इशू करती है, उन शेयर्स में भी आगे टाइप्स होती हैं यानी हिस्से जो होते हैं। उसके बाद आपके तमस्कात होते हैं, अगर कंपनी कहीं और किसी कंपनी को खरीदना चाहती है, जिस तरह सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है जी वैरायटी इन इन्वेस्टमेंट। अगर किसी कंपनी को लगता है जी मुझसे कमज़ोर ही मेरी फील्ड की कोई कंपनी है तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट करके उस कंपनी को परचेज भी कर लेती है। सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है जी जो जैज़ ने परचेज किए हैं वारिद वाले। जैज़ को 4G टेक्नोलॉजी मिल गई थी, वारिद वालों का थोड़ा वीक हो गया काम, तो जैज़ ने उसमें इन्वेस्टमेंट करके उनके सारे शेयर्स खुद परचेज कर लिए और अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया। उसके बाद हायर प्रॉफिट्स का मतलब है जी ज़्यादा मुनाफा। तो हमने कहा जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स लगाएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएगा तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो जी अजान के लिए थोड़ी देर के लिए वेट कर लें।
3 पॉइंट पे थे हम, मैंने वो बता दिया। हायर प्रॉफिट या ज़्यादा मुनाफे कैसे होंगे जी, कि हम प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ह्यूज अमाउंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब प्रॉफिट मिलेगा तो वो भी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा ही हमें मिलेगा। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी क्या कह रही है, मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। ओके जी, 19th पॉइंट है रिस्की बिजनेस। रिस्की बिजनेस में वो कह रहे थे कि आपकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में चूंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या हिस्सेदार ज़्यादा होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं जी, ऐसा बिजनेस जिसमें नुकसान होने का खतरा ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, हम सोल ट्रेडरशिप में रिस्की बिजनेस इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें ये लगता था कि अगर वो ज़्यादा रिस्क लेगा या ज़्यादा खतरे वाला बिजनेस करेगा तो उसका पूरे का पूरा बिजनेस फ्लॉप हो सकता है और सारी की सारी लाइबिलिटी भी उसे ही पे ऑफ करनी पड़ेगी। मतलब उसका घर भी बिक जाएगा, सारी जायदाद भी बिक जाएगी, कारोबार भी बिक जाएगा। पार्टनरशिप के केस में भी ऐसे ही था कि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी सब पार्टनर्स की या किसी एक की। तो उसमें ये था कि अगर आप कोई खतरे वाला बिजनेस करते हैं या चांस ऑफ रिस्क लेते हैं, तो वहां पे भी आपके पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी बिक सकती थी। लेकिन इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, हमने कहा कि नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स में हो सकते हैं, इन हज़ारों में हो सकते हैं, तो यहाँ आप अपने बिजनेस पे रिस्क ले सकते हैं, कोई खतरे वाला बिजनेस ले सकते हैं जिसमें चांस ऑफ लॉस भी हो। यानी रिस्क का मतलब होता है जी आपको उसमें बहुत ज्यादा या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो उसने कहा जी यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप वो खतरे वाला या रिस्क वाला बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी लिमिटेड है और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मेंबर्स है, तो हो सकता है सबको लॉस थोड़ा थोड़ा फेस करना पड़े। लास्ट पॉइंट है जी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से मुराद है जी रोजगार के मौके। जब कंपनी ने कारोबार शुरू किया तो वो उस रोजगार के मौके फराहम करेगी। वहाँ गार्ड से लेके आपके HR MD डायरेक्टर्स तक को, मतलब कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। दूसरा, जब एग्जिस्टिंग कंपनी अपनी कोई नई ब्रांच खोलती है या एक्सपैंड करती है बिजनेस को, तब भी आपके लिए रोजगार के मौके मिलते हैं या फराहम होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है जी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में है जी नंबर 1 मोनोपोली, यानी अब उसके नुकसानात क्या हैं। नुकसानात में सबसे पहला आ जाता है जी आपका मोनोपोली या उजारादारी। उसने कहा जी आपकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी चूंकि वो, मतलब वो ऐसी कंपनी हो सकती है जो कि अपने एक्सपर्टीज में या अपने सर्विसेज में सिर्फ एक ही हो, यानी उसका लार्ज साइज होगा, उसके रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे। तो उसने कहा जी आपकी जो कंपनी है वो वाली, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया हुआ है मोनोपोली का कॉन्सेप्ट, तो इजारादारी से मुराद ऐसी होती है जी जब आपका नंबर ऑफ सेलर यानी चीज़ें बेचने वाली कोई एक कंपनी होती है और ख़रीदार बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ जी इसको आपकी, मतलब अगर कोक और, यानी आप तो उनमें कंपटीशन है कोक और आपके जो है पेप्सी में, लेकिन अगर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कोको कोला वाले होते तो वो अपनी मर्जी की प्राइसेस ही सेट करते, वो मार्केट में अपनी उजारादारी कायम कर लेते। एक और एग्जांपल है कि आप किसी ऐसे बाजार जाते हैं जहाँ पे सिर्फ, मतलब बाकी सारी दुकानें कपड़ों वाली है, सिर्फ जूते वाली एक दुकान है। कपड़ों वाले दुकानों में चूंकि कंपटीशन होगा तो उनकी प्राइसेस हर दुकान की डिफरेंट होंगी। मतलब हो सकता है पहली वाली दुकान से दूसरी वाली का रेट लो हो, तीसरी वाली का उससे भी लो हो, क्योंकि वो एक दूसरे से मुकाबलेबाजी में चीज़ें बेच रहे हैं। लेकिन वो जो जूतों वाला एक सेलर है ना, ये एक बेचने वाला है, उसको पता है जी इस पूरी मार्केट में से अगर किसी ने जूते लेने हैं और मजबूरी है किसी को इस बाजार में आकर जूते लेने की,
तो वो मुझसे ही जूता लेगा और मेरी मर्जी के रेट्स मुझे देगा। तो मोनोपोली में यही होता है जी कि अपनी पसंद की आप कीमतें रख लेते हैं और बायर को खरीदनी ही पड़ती है। नेक्स्ट वन है जी नेपोटिज्म, जिसको हम फेवरेटिज्म भी कहते हैं। इसने कहा है जी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अदर often employs their in ठीक है जी insufficient and incapable relatives on the key jobs of the company। फेवरेटिज्म से मुराद ये है जी आप वहां पे सिफारिश कर दें, मतलब जो हमने डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ, ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जी। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपके डायरेक्टर्स हैं, हो सकता है वो अपनी मर्जी का या अपने खानदान को कोई बंदा वहां पे एज ए अपॉइंट कर ले जॉब पे, उसको कोई ना कोई बड़ी पोस्ट दे दें। लेट डिसीजन से मुराद यानी ताखीर से फैसले होने का मतलब ये है जी। अच्छा, दोनों की हमने खसूसियात जब पढ़ी थी, सोल ट्रेडरशिप यानी वाहिद मलकियती कारोबार और शराकतदारी की, तो उसमें ये उनका मतलब था कि क्विक डिसीजन होते हैं। क्विक डिसीजन कैसे थे जी, या इन व्हाट सेंस थे कि सोल ट्रेडरशिप या वाहिद मलकियती कारोबार में भी वो एक अकेला शख्स था जिसने फैसला लेना था, वो रातों रात कर ले, 1 मिनट में कर ले, 2 मिनट में कर ले, उसका फैसला अकेले नहीं करना था, अकेले का कारोबार था। पार्टनरशिप बिजनेस में आके 20 लोगों ने भी अगर फैसला करना है तो वो भी ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन लेंगे, लेकिन आपकी मुश्तरका सरमाए की कंपनी में जब भी कोई फैसला लेना पड़ेगा या आप फैसला लेते हैं, तब क्या होगा जी, आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस लगेगा जी। पहले मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, मीटिंग में डायरेक्टर्स डिसीजन करेंगे, पूरा इजलास होगा, फिर उसमें जाके कोई फैसला होगा। उसके बाद है जी चेंज इन बिजनेस ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के जो या कारोबार के जो आपने मकासद में तब्दीली करनी है, या उसके कोई भी जो आपका मकसद है करने का कारोबार, अगर आप उसमें कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपको बिजनेस को पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, या आपके शेयर होल्डर से कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, या गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। उसके बाद है पर्सनल सेटिस्फेक्शन। 1 मिनट रुकेंगे जरा। ओके जी, फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ सीक्रेसी, यानी राजदारी का फुकदान या राजदारी की कमी। इस पॉइंट में क्या है जी, हमारे सोल ट्रेडरशिप में भी एक बंदा था, उसके सारे के सारे राज उसी के पास होते थे। पार्टनरशिप में 20 लोग थे। हाँ, अगर हमने ये भी पढ़ा था कि आपके पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी के जितने सीक्रेट्स हैं, कंपनी के जितने कह लें जी उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या जो भी उसके वीक पॉइंट्स हैं, उन सबको सीक्रेट रखा जाए। ये पार्टनरशिप में भी आपकी पार्टनरशिप के कोई प्लस पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है, उनको आप सब पार्टनर्स ने सीक्रेट रखना है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा है, आप अपनी कंपनी के सीक्रेट्स को अपने पास नहीं रख सकते, यानी आपके कंपेटिटर्स हो सकते हैं जो आपके साथ मुकाबला करेंगे, यानी पेप्सी और कोक वाले आपस में जब कंपटीशन करते हैं तो वो इसको कहते हैं जी ब्लेम गेम, या गंदी किस्म की सियासत भी कर सकते हैं वो। हाँ, ओके जी। उसके बाद है पर्सनल सेटिस्फेक्शन। पर्सनल सेटिस्फेक्शन में क्या होता है जी, कहता है जी कंपनी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज लार्ज स्केल पे बनाती है, तो हो सकता है यानी कस्टमाइज गुड्स नहीं दे सकती। पर्सनल सेटिस्फेक्शन से मुराद जाती तस्कीन। हो सकता है कि जी मुझे वो चीज़ ना चाहिए हो, या मेरी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हो, किसी और कस्टमर की कुछ और रिक्वायरमेंट्स हो। तो कहते हैं कि जब लार्ज स्केल पे एक जैसी सेम प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं तो लोगों की या आपके कस्टमर्स की पर्सनल सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, जो कि आपकी कंपनी की सक्सेस को लो कर सकती हैं या उसकी रफ्तार को कम कर सकती हैं। उसके बाद है जी लेबर डिस्प्यूट्स, या जो मजदूरों के जो आपके साथ लिंक्स होते हैं,
या मजदूरों की लड़ाई झगड़े जो हैं वो भी हो सकते हैं। ये 7th पॉइंट है जी। कहते हैं इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन द वर्कर एंड द ओनर ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब एक कंपनी है या फैक्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, अगर उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ का मालिक को ही नहीं पता तो क्या होगा जी, आप लोगों के दरमियान में इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी लैक ऑफ टीम स्पिरिट। कहते हैं जी आपके दरमियान टीम स्पिरिट की कमी कैसे हो सकती है जी, आपकी टीम बहुत बड़ी होगी और आपका आपस में लिंक अगर नहीं होगा तो आपकी टीम स्पिरिट फिर भी कम हो जाएगी। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स में वो कहता है जी कि आपकी कंपनी चूंकि लार्ज स्केल पे काम कर रही है तो हो सकता है आपकी जो लाइबिलिटी है कस्टमर शेयर होल्डर्स की वो भी लिमिटेड है। तो उसने कहा जी हो सकता है आपकी कंपनी अननेसेसरी या गैर ज़रूरी अखराजात कर रही हो, ना सिर्फ अपनी ज़ात पे बल्कि अनरिलेटेड बिजनेस मैटर्स पे भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स पे कर रही हो या कुछ और कर रही हो। उसके बाद है जी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। कहते हैं जी कंपनी काम करते हुए उसका प्रोसीजर, ये काम करने का तरीका थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसके बाद है जी स्पेक्यूलेशन। उसने कहा जी फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर आपकी क्या हो सकती हैं जी, फ्रॉड हो सकते हैं या हेरा फेरी की जा सकती है। स्पेक्यूलेशन कहते हैं जी हेरा फेरी करना या ऊपर नीचे करना। उसने कहा जी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड लिमिटेड लाइबिलिटी स्पेकुलेशन इन स्टॉक मार्केट टेक्स प्लेस व्हिच मे एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। कहते हैं जी 2 नंबरी का मतलब है जी वो फ्रॉड करके एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं या ब्लैक मनी को व्हाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है जी जाती मुफाद। उसने कहा जी हो सकता है कि वो कंपनी के कुछ ऐसे काम कर रही हो जो कि सिर्फ डायरेक्टर्स के ज़ाती मुफाद में हो या उनकी अपनी ज़ात को उससे फ़ायदा हो रहा हो और कंपनी को उससे कोई फ़ायदा ना हो रहा हो। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करे, कंपनी के फ़ायदे के लिए कोई काम ना करें। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आपकी जो जिम्मेदारी है उसकी जो उसमें कमी हो, आप अपने काम को सही तरीके से सर अंजाम ना दे रहे हो सकता है जी लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स हैं तो उसको कंट्रोल करते हुए भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो। डबल टैक्सेस, डबल टैक्सेस से मुराद है जी कि आपकी कंपनी को डबल डबल टैक्स पे करने, ये हमने करेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था जी। एक दफ़ा आपको टैक्स तब पे करना पड़ता है जब आपने कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, दूसरी दफ़ा टैक्स तब पे करना पड़ता है जब आपके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिल गया। लैक ऑफ फ्रीडम या आज़ादी की कमी क्यों होती है जी, आपके जो कंपनी है उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस को यानी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसे फॉलो करने पड़ते हैं तो उसकी आज़ादी को बाउंड कर दिया जाता है या उसकी फ्रीडम को कम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर अप्लाई कराती है। एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं जी एक्सप्लॉइट करना होता है नाजायज उसको इस्तेमाल करना या फेयर यूज ना करना। उसे कहा जी द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डू नॉट प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द कंपनी। वो क्या करते हैं जी अपने प्रॉफिट्स को, अपने टैक्सेस को ज़्यादा शो करके, सॉरी प्रॉफिट्स को लो शो कर देते हैं और एक्सपेंसेस को ज़्यादा करके और अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। 17th पॉइंट है जी फ्रॉड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। उसमें कहा है जी डिविडेंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कह दिया जाता है जी कि हमने प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को दे दिया है, लेकिन हो सकता है कि असल में उन्होंने ना दिया हो, यानी फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं। 18th पॉइंट है जी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कहता है जी सारी की सारी जो है वो मरकजी ताकत सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स को दे दी जाती है और जो बाकी के हैं उसने कहा जी इन प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पावर्स रिमेन इन फ्यू हैंड्स। यानी वो ताकत सिर्फ कुछ लोगों के पास चली जाती है डिसीजन मेकिंग करते हुए। अगर उन्होंने अपना एक गठजोड़ बना लिया है, जिस तरह आपकी चीनी की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस एकदम से इंक्रीज कर जाती हैं, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है तो वो फिर क्या हो जाती है जी पावर सेंट्रलाइज हो जाती है। सेकंड लास्ट पॉइंट है जी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। उसने कहा जी आपकी राय में इख्तलाफ हो सकता है कि आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कोई और डिसीजन किया हो और जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कोई और डिसीजन किया हो। माइनॉरिटी राइट्स, उसने कहा जी हम मेजॉरिटी की बात तो मानते हैं लेकिन जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उनको हम एक्सप्लॉइट कर जाते हैं और कभी कभी आपके जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी वजह से आपके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो अपना काम मनवा लेते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने इसका डिफरेंस है जी ये कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन,
ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, वो मुश्किल नहीं है। वो अगर आप लोगों ने पिछले 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स अच्छी तरह से पढ़े हैं और सुने हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए।